नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं सोंदरा गांव में, जहां एकीकृत बागवानी विकास केंद्र है सोंदरा गांव में। यहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती की जाए, किस तरह किसानों को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनकी उपज को बढ़ाने के लिए यहाँ अनेक प्रकार से अनेक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जानकारी दी जाती है कि किस तरह से लोगों को, किसानों को उभारें, किस तरह से उनकी इनकम को बढ़ावा दे, किस तरह से वो अच्छी उपज ले सकें। तो उनके बारे में काफ़ी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। हर महीने बताते हैं यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे। नेहा यादव जी यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ट्रेनिंग जो लेने आए हुए हैं आसपास के लोग, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और क्या क्या सुविधाएं इस एकीकृत बागवानी में दी गई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस बागवानी में और मिलवाते हैं अधिकारियों से और करवाते हैं आपकी बातचीत कि किस तरह से लोगों को यहाँ फ़ायदा होता है और क्यों यहाँ ये क्लासें लेनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए और क्यों यहाँ आना चाहिए, क्या क्या यहाँ से फ़ायदे मिल रहे हैं समाज को, अपने क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को। तो वो सब चीज़ें आपको बातचीत करवाएंगे, अंदर चल के और दिखाएंगे। जी, मैं डॉक्टर नेहा यादव। यहाँ एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सोंदरा महेंद्रगढ़ में स्थित है। एकमात्र सेंटर है हमारे ज़िले में। इसमें मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इसमें जो हमारा ये सेंटर है, 12 एकड़ में सेंटर स्थापित है, सोंदरा गाँव में है ये। इसमें क्या मेन हमारा उद्देश्य है, यहाँ पे एक्सटेंशन का काम करना, मतलब फार्मर्स को, किसान भाइयों तक हमारी तकनीक को कैसे पहुँचाया जा सके। हम जाते हैं और जो केचुए बच जाते हैं वो अगले बैच के खाद तैयार करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें देखने की हैं और ध्यान रखने की है। जब भी जैसे हम केचुआ यूनिट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई कितने कितने चौड़े, कितने लंबे, कितने ऊंचे हमने बेड बनाने हैं। तो 2 फीट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर पे भी बनाओ केचुआ यूनिट के बेड, इनको एक ये जो खेल टाइप में इसको बेड बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो केचुआ यूनिट का एक बेड है वो 2 फीट से चौड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और 1 फीट हाइट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। लंबाई से कितनी भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान देने की बात है। इसमें कितनी केचुए एक में? एक में तो जी साहब गिनने की संख्या तो नहीं गिनी जा सकती इनमें ना। वजन होता हो और ये मोटा वजन में, मतलब हम ये मानते हैं मोटा मोटी वजन में 1 किलो में लगभग 1200 के करीब केचुए आ जाते हैं। 1200 प्लस भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और अभी बात करें जो ट्रेनिंग की, जो मुद्दा है हमारा आज का, जैविक उत्पादन, जैविक बागवानी खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मतलब आप जैविक तरीके से कैसे करो। तो मैं आप 31 के करीब 30 से भी ज़्यादा किसान भाई आ रखे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जैविक किस चीज़ को मानते हो कि भाई ये चीज़ जैविक है? बता पाएगा आप में से कोई? जो केमिकल फ्री हो वही दे रहे, केमिकल फ्री हो वो जैविक है, ठीक है जी। विदाउट फर्टिलाइजर्स केमिकल के जो खेती की जाए मतलब बिना खाद के। हाँ, मेरा खाद से फिटल जी। और जी खाद तो नहीं दे सकते, लेकिन विदाउट कि किस तरह से इस बागवानी से लोगों को फायदा मिलता है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है बताएंगे मैम। और कब कब ट्रेनिंग दी जाती है, इस बागवानी से लोगों को, आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, आम जन जो भी है, उनको किस प्रकार से लाभ होते हैं इस बागवानी से, और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, तो डिटेल में बताएंगे। नेहा मैम से हम बात करवाएंगे आपकी। नमस्ते मैम। मैम, काफी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि समाज में जिस तरह की आपने इस तरह की फैसिलिटी दे रखी है, ट्रेनिंग देना या जो भी फैसिलिटी इस बागवानी से आप पौधा, पौध, बीज या जो भी चीजें देते हैं, तो उनसे किस प्रकार से लोगों को फायदा होता है और कब कब ये ट्रेनिंग आप करवाते हैं, थोड़ा उस बारे में डिटेल से बताएं हमें। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नेहा यादव। यहाँ एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सोंदरा महेंद्रगढ़ में स्थित है। एकमात्र सेंटर है हमारे ज़िले में। इसमें मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इसमें जो हमारा ये सेंटर है, 12 एकड़ में सेंटर स्थापित है, सोंदरा गाँव में है ये। इसमें क्या मेन हमारा उद्देश्य है, यहाँ पे एक्सटेंशन का काम करना, मतलब फार्मर्स को, किसान भाइयों तक हमारी तकनीक को कैसे पहुँचाया जा सके। हमारा मेन काम यहाँ पे रहता है, हर महीने हम एक ट्रेनिंग करवाते हैं, 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग को हम लिंक ओपन कर देते हैं। ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो साइट है वो kosher.hortharyana.gov.in है। आप सेंटर पे आके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र
आपका आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र, 2 आईडी हैं जो ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप किसी भी सीएससी सेंटर से करवा सकते हो या गूगल में लिंक ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक हम जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उससे हफ्ते पहले हम लिंक खोल देते हैं। जब ट्रेनिंग के दौरान हम जो डेट ट्रेनिंग जिस टाइम स्टार्ट होनी होती है उसके लिए हम न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि ट्रेनिंग कब होने वाली है, नेक्स्ट ट्रेनिंग। हर मंथ में यहाँ एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, 5 दिवसीय है। इसमें विभिन्न अन्य विषयों पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे कि संरक्षित खेती पे या फिर जैविक खेती पे, खुले क्षेत्र में कैसे खेती करनी है, बाग में नए फलों का पौधारोपण, नए बाग का पौधारोपण, या फिर और बाकी जो नई सब्जियां हैं उनमें क्या तकनीक है, लो टनल है सर्दियों में जैसे हम करते हैं, या बांस की खेती है कैसे करनी चाहिए, उनका आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आपको दिखाया भी जाएगा कि आपको बैम्बू टेक्निक मतलब बांस पे खेती करने में क्या डिफरेंस है और बिना बांस की खेती करने में क्या डिफरेंस है, मल्च लगाने में और ना मल्च लगाने में क्या डिफरेंस है, या बाग का सही समय क्या है लगाने का, पौधा आपको कहाँ से लेना चाहिए, कौन सी नर्सरी सही रहती है आपको पौधा लेने के लिए। तो ये सब जानकारी आपको हम ट्रेनिंग के द्वारा मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा हमारा मेन काम इस सेंटर का है, हमारा सबसे मेन काम जो है वो है सीडलिंग तैयार करना। हम ऑन डिमांड मतलब फार्मर की डिमांड में हम यहाँ पे पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करवाने में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी भी दी जाती है, 50% की सब्सिडी आपको दी जाती है, कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। इसमें 2 तरह की फसलें हैं, बेल वाली फसलें और बिना बेल वाली फसलें। बेल वाली फसलों पे आपको ₹1.20 एक पौध तैयार करवाने का किसान भाई को चुकाना होगा, जिस पे आपको ₹1 सब्सिडी मिल जाएगी। और जो संरक्षित ढांचों में जो तैयार करवाते हैं उस पर ₹4.25 की सब्सिडी है और ₹1.20 आपको बेल वाली फसलों में, और जैसे कि जो मस्क मेलन है उन पर भी ₹1.20 है। लेकिन जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स है जैसे कि अपनी खीरा है, कैप्सिकम है, उस पर क्योंकि उनका बीज महंगा आता है इसलिए उसको ₹4.25 सब्सिडी दी जाती है। बाकी हम क्षेत्रों में बीज के अनुसार, बीज का जो आपका रेट है उसके अनुसार हम 50% सब्सिडी आपको दे देते हैं। इसमें आप ₹1, ₹1.25 या ₹4.25 3 स्लॉट्स में इसमें 3 तरह की सब्सिडी आपको दी जाती है। मान लो एक किसान भाई ने 10,000 पौध तैयार करवाए, अगर वो खीरे की पौध है तो ₹1.20 मतलब ₹12,000 उसके लगे और ₹42,500 उसको सब्सिडी मिलेगी। तो एकमात्र फ़ायदा इसमें क्या है कि आपको 100% तो जर्मिनेशन मिलता है, जो इतना महंगा बीज आता है वो आपका बीज खराब नहीं होता, और उसके अलावा आपको यूनिफॉर्म जर्मिनेशन मिलती है, मतलब एक साथ आपका बीज तैयार होगा और यूनिफॉर्म ग्रोथ मिलेगी, ग्रीन मिलेगा और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ना वो बीज है वो बीमारियों से खत्म होगा, क्योंकि एक कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास नेट हाउस भी है और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स मतलब पॉली हाउस भी है। नेट हाउस और पॉली हाउस में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ आके देख सकते हैं। कभी भी आप 9 से 5 स्ट्रक्चर सेंटर का भ्रमण कर सकते हैं। और बाकी आपको खुले क्षेत्र की सब्जियों के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी, नई कौन सी वेराइटीज़ हैं, कौन सी वेराइटी अपने एरिया के लिए ठीक है, उसके बारे में आपको सारा ट्रेनिंग के दौरान दिखा भी दिया जाएगा और बताया भी जाएगा कि किस वैरायटी का कितना यहाँ पे यील्ड आ रही है। क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम उनको प्रशिक्षण करते हैं यहाँ पे कि हम सिर्फ उनका डेमो टेस्ट करते हैं कि कौन सी वैरायटी अपने एरिया के लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंटर के माध्यम से पता भी चल जाएंगी। आप रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप सेंटर पे आके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और आप लिंक ओपन करके देख लीजिए, उसमें जब भी नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी उससे 1 हफ्ते पहले लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये मेन हमारे सेंटर के बारे में जानकारी थी। इसमें मेन चीज़ हमारे प्रशिक्षण की है और एक पौध तैयार करवाने की। फार्मर अपना किसी भी तरह से, किसान भाई कोई भी है जो ट्रेनिंग लेना चाहता है या पौध तैयार करवाना चाहता है, वो कभी भी किसी भी टाइम संपर्क कर सकता है हमारे सेंटर पे। धन्यवाद। तो मैम ये जैसे कि कोई भी कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है, उसके लिए कोई एरिया निर्धारित कर रखा है या कहीं से भी कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई उसके भी लिए क्या व्यक्ति कंडीशन? यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है, बकायदा वो हरियाणा का होना चाहिए, क्योंकि परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड 2 चीज़ें हैं, 2 आईडी हैं जो ज़रूरत पड़ती है। एक 18 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, 18 से 60 साल की उम्र के लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं ले सकते ट्रेनिंग आप कोई भी ले सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक ट्रेनिंग में हम 20 बंदों को ही लेते हैं, जो पहले पाव का है इसमें, जो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं हम उसको मौका दे देते हैं। बाकी आप जितने भी लोग हैं हर ट्रेनिंग में आपको अगर एक ट्रेनिंग में मौका नहीं मिलता, आप दूसरी ट्रेनिंग में आ सकते हैं, तो आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हमने देखा मैम यहाँ पे आके आज माहौल तो ट्रेनिंग जो करने आते हैं बाहर से लोग, उनके लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे कर रखी हैं, चाय नाश्ते की, खाने तक को लेकर के। तो किस तरह की इस तरह से सुविधाएं हैं यहाँ पे? सरकार देखो हर चीज़ ट्रेनिंग में आपके लिए करती है, जी। फंड्स देती है, जो फंड्स है हम यूटिलाइज कर लेते हैं। खाने में चाय नाश्ता करवाना, खाना खिलाना, पूरा दिन 9 से 5 की ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ अवेलेबल करवानी हमारा
जी। हमें करवानी पड़ेगी ना। तो मैम एक और क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को कि ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए, आज क्यों ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों की? परंपरागत खेती जो आजकल है वो हमारी आजकल मतलब वहाँ हम पहुँच चुके हैं, जी। हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, हम अटेन कर चुके हैं उसकी ना जो एल्ड आनी है वो अटेन कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, अब हमारे पास हमारे यहाँ पे फार्मर्स के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन है। उसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है, आप कम से कम आधे एकड़ से शुरुआत कीजिए, आपको पता चलेगा कि बागवानी में कितना फ़ायदा है। सब्जियों का सीज़न 3 महीने का रहता है कि हर 3 महीने में सीज़न चेंज होता रहता है और बीज इतना महंगा नहीं आता। उसके साथ सरकार आपको तरह तरह की सब्सिडी दे रही है। आप सब्जी लगा रहे हैं तो 15,000 रुपये पर एकड़ की आपको सब्सिडी मिल रही है। बांस पे खेती कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिल रही है 50%, या आप मशरूम की खेती कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिल रही है। तो सरकार तो हर चीज़ में आपका कदम कदम पे साथ दे रही है। शुरुआत जस्ट एक चीज़ है कि आपको शुरुआत करने की देर है और कोई मतलब और कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो सरकार सब्सिडी सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि कोई जो नया किसान है वो बागवानी में उतरना चाह रहा है, आना चाह रहा है, सब्जियां लगाना चाह रहा है, बाग लगाना चाह रहा है, तो उस चीज़ में आपको अगर कहीं ना कहीं बाय चांस वो फेल भी हो जाता है तो उसको सरकार एक प्रोत्साहन राशि देती है कि आपको मतलब किसी नुकसान का कोई नुकसान की भरपाई हो जाए। जी। बस ये तो उससे क्या होगा, आप उसके साथ साथ आप सीख जाते हैं और सीखने के साथ साथ आपको इनकम भी हो रही है। उसमें कुछ नहीं है, आजकल के नौजवान हैं वो जो बाहर नौकरी करने जाते हैं उससे अच्छा अपने खेत पे अगर उतनी मेहनत कर दे तो आपको डबल बेनिफिट होता है। जी। तो ये चीज़ें हैं जो आप बागवानी में कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। घूम लो आप कितना भी, सोने का जो मेथड है वो बड़ा डिफरेंट है। चलिए ये तो हम दूसरी साइंस में निकल गए। दूसरा हमारा है पानी का। अब पानी सभी को पता है क्या स्थिति चल रही है और गर्मी के अंदर पानी की कितनी जरूरतें पड़ रही हैं। घरों के अंदर सबसे छोटा पॉइंट बताता हूँ, टैप है सबके नल, ये टुट्टियाँ, टुट्टी से एक एक बूंद पानी गिरता है। आप दिन में सोचो कितना पानी वेस्ट कर रहे होगे। एक टुट्टी अगर खराब हो गई तो 2 सेकंड में वो एक बूंद डालती है। 1 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर पानी जा रहा है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 1.5 से 2 लीटर। और 24 घंटे के अंदर कितना गया, 24 दूनी 48 लीटर पानी हम एक दिन के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। और 30 दिन से गुणा कर लो, अब 48 गुणा 30, देख लो कितना लीटर पानी के चला गया। तो पानी बाहर बचाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर बचाने। एसी है, एसी की जो आउटलेट आती है, सबके घर में लगभग पता होगा, आउटलेट है। आउटलेट का पानी आप रिजर्व करने लग जाओ, पेड़ों में डाल सकते हो। सिर्फ आदमी उसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियल जैसे एनवायरनमेंट होता है ना, तो बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए उसको पीने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी आप उससे कपड़े धो सकते हो। बैटरीज के अंदर पानी भी वही डाल सकते हो। जो आपके घर में बैटरी है ना, इन्वर्टर की बैटरीज जो है, आपको बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कंटेनर लो, बोतल लो, उसको पहले अच्छी तरीके से साफ कर लो, साफ करके वो आउटलेट उसमें डाल दो। सबसे बेस्ट वाटर है, प्योर वाटर है वो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लो, पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर लो। रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें आप उस पानी को बचा सकते हो। आरओ लगाते हैं, आरओ की एक आउटलेट है, बाहर निकली होती है, वो पानी खराब ही जा रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। और ये चीज ध्यान रखिए कि हम आज जो कर रहे हैं ना, हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, इसका भुगतान करेगी और करना पड़ेगा उनको। क्योंकि हम ऐसे बीज बो करके जा रहे हैं अपने साथ। तो हम अपनी आने वाली, हम पैसा कमा रहे हैं, अथा कमाने लग रहे, सब सारी दुनिया लगी हुई पैसा कमाने के लिए। किसके लिए भाई? औलाद को दे रहे, अच्छा घर बना दिया, अच्छा पैसा है, गाड़ियां ले ली, सारी चीजें ले ली। जब एनवायरमेंट ही नहीं बचेगा, वातावरण ही नहीं बचेगा, सांस ही नहीं ले पाओगे, पैसे क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं कर सकते ऐसे पैसे। तो हमें बहुत जरूरी है इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, और थोड़ा थोड़ा करके आप ध्यान देने लगोगे, सारी चीजें सक्सेसफुल हो जाएंगी। प्लास्टिक का बताता हूँ आपको, आजकल छोटे छोटे बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, ऊपर से काटा, इतना सा पीस कटता होगा, लगभग दूध की थैली आती है, ऊपर से काट देते हैं, इतना पीस बचता है। जो बड़ा बड़ा पीस जो है ना, वो तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टाइम तो उसको लगेगा जितना लगना है, हजारों साल लगेंगे, लेकिन वो जो छोटा पीस है ना, वो मिट्टी के अंदर मिल करके वो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है ना, उसको दिन ब दिन खत्म करता है, वो इतना छोटा सा पीस। अब उस पीस का इलाज क्या? भाई कोई इलाज नहीं होगा, कर भी नहीं सकते। तो उसका इलाज क्या है कि पेप्सी की बोतल लो और उसमें वो पीस डालने लग जाओ, डाल लिए, एक दिन ऐसा होगा वो पूरी बोतल भर जाएगी, और उसको बोलते हैं इको ब्रिक। हमारे पास सैंपल के तौर पे यहाँ नहीं रखी हुई ना, शायद रखी होगी इको ब्रिक,
नहीं पता नहीं रखी होगी घर पे होगी। देखो अगर है तो ठीक है, नहीं तो इको ब्रिक बोतल के अंदर प्लास्टिक को ठूस ठूस के भर देते हैं। आज उससे लोग मकान बना रहे हैं, गमले बन रहे हैं उस बोतल से, क्योंकि जब आप उसके अंदर प्लास्टिक ठोक ठोक कर भरोगे तो वो बहुत टाइट हो जाती है वो बोतल। वो ईंटों की जगह इस्तेमाल करने लग गए, उसको बोलते हैं इको ब्रिक। जैसे पेप्सी की नॉर्मल बोतल होती है ना, उसमें प्लास्टिक डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, फिर उसके एक नलकी लो, नलकी या फिर एक डंडी ले लो, उसे ठोकते रहो, और वो इतनी हार्ड बोतल बन जाती है कि वो ईंटों की तरह इस्तेमाल होने लगे। अब ये बचाव, मान लो ईंटों से नहीं बनाना, हमने कुछ नहीं करना, लेकिन वो जो छोटा छोटा जो प्लास्टिक वो कम से कम स्टोर तो हो गया, और उस एक बोतल के अंदर कम से कम 800 ग्राम प्लास्टिक होगा। 800 ग्राम प्लास्टिक थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा। प्लास्टिक से नुकसान, बाहर की प्रवासी जानवर हैं खा जाते हैं, और पॉलीथीन अंदर चला जाता है, बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, और अब इसका दूसरा सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो भाई? पहले हमारे पुराने लोग कितना अच्छा सिस्टम करा करते थे, थैला हुआ करता था बाहर सामान ले जाना, कुछ भी लाना होता था पहले थैला इस्तेमाल किया करते थे। आजकल थैले भूल गए, खत्म हो चुके हैं, और रोज नई थैली चाहिए। दुकान वाले को जाकर के यूँ कहेंगे भाई थैली दूसरी डाल के दे रहे, आप उसी थैली को बार बार अगर इस्तेमाल करने लग जाओ, घर से उठा करके ले जाओ अपनी थैली को, अपना सामान उसमें डलवा लो, तो वो एक थैली आपने कम से कम बचाई तो सही। अगर ये निरंतर छोटे छोटे प्रयास अगर आप करने लग गए, तो ये प्रयास हमारे आने वाले जो समय ना, अगर आपको पर्यावरण का त्रासदी देखनी है तो मैं आपको बताता हूँ, 90 किलोमीटर दूर है अरावली, गुड़गांव के अंदर अरावली के पास चले जाना आपने। वहां से जब वापस आओगे ना, उस दिन पता लग जाएगा आपको प्लास्टिक का क्या नुकसान है। वहां पर अभी 6 पहाड़ खड़े हुए हैं अरावली के जस्ट साइड में, इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है वहां पर, पहाड़ बने हुए हैं वहां पर, 6 पहाड़ बन रहे हैं इस टाइम। अगर आप उन पहाड़ों को देख करके आओगे तो आप ये सोचोगे कि यहाँ चल क्या रहा है। बंदवाड़ी पहाड़ी वाले रास्ते बंदवाड़ी ये स्थिति है, आग भी लगी, ठीक है, धुआं निकलता है। जाना नहीं अपने हाईवे पे रेवाड़ी में जयसिंहपुर खेड़ा, हाँ? यहाँ भी वो रेवाड़ी का पूरा डंप होता है, उसमें भी आग लग चुकी है, और वो गांव ने मतलब चलो टू द पॉइंट आओ तो फिर बात विषांतर हो जाएगा। ये ना सिस्टम बन रहे हैं हमारे साथ, और यही स्थिति धीरे धीरे आकर के गांव में भी आने लगी। तो दिल्ली में वहाँ करनाल बाईपास पे ऑब्वियसली बिल्कुल है, वहाँ पर भी देख लीजिए स्थिति क्या चल रही है। बदरपुर बॉर्डर पे भी है। तो ये कर तो हम ही रहे, कोई नहीं कर रहा, कोई जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं इन चीजों के। और हम लोग भाई साहब जोगिंदर जी, हमारी जो टीम है, हम किसी से कोई प्रॉफिट लेते नहीं, अपनी तरफ से पौधे लगाते हैं, अपने से जितनी हो सकती है ना हम उससे ज़्यादा करते हैं। हम किसी को दुखी नहीं करते, कोई लेना नहीं देना नहीं किसी से, पौधे हमारे होते हैं, सर्विस हमारी होती है, सारे काम हम खुद करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे काम कम होता है, पेपर्स में ज़्यादा चलता है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए जागरूक हो। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हम 24 घंटे करते रहते, भगवान 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 ही पर्यावरण है, पर्यावरण ही भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप किसी देवी देवताओं को देख लो, हर किसी के पास या तो फूल मिलेगा या अस्त्र शस्त्र के साथ फूल वगैरह जरूर मिलेंगे। तुलसी का आप पूजन करते हो, भगवान का शाब्दिक अर्थ देख लो, 5 अक्षर है। और ये हम लाए हैं आपको गढ़ीरुथल गांव में, जहां इस गांव में शमशान जो भूमि है वहां पे रामबाग बोला जाता है इस भूमि को। और देखिए इस गांव के युवाओं द्वारा इस भूमि को कितना सुंदर बना दिया गया है, यहाँ रमणीय क्षेत्र बना दिया गया है इस शमशान घाट को। और यहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, इतना पेड़ पौधे लगाकर इतनी खुशनुमा जगह बना रखे है। तो देखिए आप दिखाते हैं आपको ये रामबाग का थोड़ा दृश्य है। विजिट करने के लिए आए हुए हैं काफ़ी लोग, उनका परिचय करवाएंगे हम आपसे। अनिल कुमार, गांव सुरजवा, जिला महेंद्रगढ़। जिला महेंद्रगढ़ जी। मैं हरि सिंह, गाँव ढेना, जिला रेवाड़ी जी। मैं लालचंद, गांव दवाना, जिला रेवाड़ी जी। दयान सुंदरे, जिला महेंद्रगढ़ जी। मैं नवीन, गांव खैराना, जिला महेंद्रगढ़ जी। कुमार सुंदरे से डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जी। नाम हनुमान सिंह, गाँव सुंदरे, जिला महेंद्रगढ़ जी। सुरेश कुमार सुंदरे, जिला महेंद्रगढ़ जी। नाम सोनू, गाँव खैराना, जिला महेंद्रगढ़ जी। नाम हर्ष, गांव हैरी, जिला झज्जर। जी। प्रदीप पुण्यातो, गाँव खैराना, जिला महेंद्रगढ़ जी। गाँव अशोक, नाम अशोक, गाँव सुंदर, जिला महेंद्रगढ़। जी। नरेश कुमार, कनीना, हरियाणा। जी। मेनपाल सिंह लांबा, गाँव गढ़ी, जिला महेंद्रगढ़। जी। बाबूलाल सुंदरे, गाँव महिपाल, गाँव सुंदरे। नाम सुरेंद्र कुमार, गांव ढेना, जिला रेवाड़ी। जी। मैं संजय यादव, गाँव ढेना, जिला रेवाड़ी। जी। धन्यवाद। सत्यपाल, गाँव ढाणी कोलाना। नाम सुनील यादव, गाँव सुंदरे, जिला महेंद्रगढ़।
जी। कृष्ण कुमार डाणी कोना डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। जी। नाम सोनू दाम सुंदर मेहंदी। अजय कुमार डाणी सब रेवाड़ी। जी। संदीप कुमार गांव एरी जिला झज्जर। सर एक मिनट, आप यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं ट्रेनिंग के एक पार्ट में आया था यहाँ जैसे कि बताया गया कि यहाँ एक जो शमशान घाट जो जगह बोली जाती है वहाँ पे एक कुछ युवकों द्वारा, गांव के युवकों द्वारा, जो सामाजिक युवक हैं उनके द्वारा इस जगह को काफ़ी तब्दील पौधे वौधे लगा करके अच्छा बनाया गया है। रामबाग नाम दिया गया है जिसका। इसकी विजिट करने के लिए आए हैं आप यहाँ पे। कैसा लगा सर आपको यहाँ देख के? बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूँगा अपने गाँव में भी जाके जो है ना इस तरह के पेड़ पौधे वहाँ भी डेवलप करूँ और बहुत अच्छा लगा। झज्जर से हैं आप? मैं झज्जर जिले से। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। रविंदर, गांव हल्लूवेड़ा, जिला रेवाड़ी। जी, थैंक यू। अमर सिंह, गांव मुंडिया खेड़ा, महेंद्रगढ़। जी। नाम गोविंद, गांव ढैना, जिला रेवाड़ी। जी, आ जाओ भाई, आ जाओ। गांव नाम महेश कुमार, गांव घोड़ावड़ा, जिला महेंद्रगढ़। जी। प्रमोद कुमार, गांव बैरावास, जिला महेंद्रगढ़। जी। विशाल, गांव मंडोला, जिला रेवाड़ी। जी। राजेश कुमार, गांव बैराबाद, जिला महेंद्रगढ़। जी। जोगेंद्र लांबा गढ़ी। जी। नाम अंकुश, गांव सीहोर, कनीना, जिला महेंद्रगढ़। जी, थैंक यू।